दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। जैसा कि आपको पता ही है कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत से बच्चों का मैसेजेस आना है, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था ईमानदारी से हैवी रेनफॉल के कारण। अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, सारी चीजें हम बैक टू वर्क आ गए हैं और ऐसा बैकअप लाए हैं कि अब कभी भी वीडियो रुकेगा नहीं। तो वीडियो जब रुकेगा नहीं तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैंने सब्जेक्ट अब पकड़ लिया है। अब इसकी 5 यूनिट 1 बाय 1 आने वाली है, कारण क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका है। डेट शीट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, आप सबको पता ही चल गया है। डेट शीट में बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज भी कर दिया है, आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूं कि न्यू अपडेटेड डेट शीट रिलीज हुई है। न्यू अपडेटेड डेट शीट का मतलब यह है कि अब आपका 30 जुलाई के अप्रोक्स पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पहला पेपर जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का है। तो एमबीए सेकंड सेम के लिए तो सूचना थी, एकेटीयू के लिए, बाकी जो मेरे अदर स्टूडेंट देख रहे हैं बीबीए, बीकॉम, बीटेक और यूजीसी नेट वाले, उनके लिए ओएम का ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत बार एग्जाम में यूजीसी नेट से रिलेटेड तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। पहला है सर्विस सिनेरियो इन इंडिया। ये पहला टॉपिक है सेकंड यूनिट का। पूरी की पूरी सेकंड यूनिट एक ही वीडियो में पूरा कराने की मेरी कोशिश रहेगी। अगले 20-25 मिनट में अपन सर्विस सिनेरियो, प्रोडक्ट एंड सर्विस में डिफरेंस, सर्विस के डिजाइन, सारे फैक्टर्स अफेक्टेड या सर्विस रिलेटेड बहुत सारी चीजें डीप में समझने वाले हैं। तो आप मुझे जरूर ये बताया करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है सर्विस सिनेरियो इन इंडिया, हमारे जो बुक्स है उसमें अधिकतर 2017 टू 2020 का डेटा लिखा हुआ होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे हमको डेटा कैसा चाहिए, करंट का चाहिए। मतलब जो डेटा अभी मैंने लिख रखा है, या आप जब एग्जाम दे रहे हो, यदि साल भर बाद ये वीडियो देखते हो, जब भी ये वीडियो देखोगे आपको हमेशा उसी ईयर का, करंट ईयर का ही डेटा इसमें लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से। हमेशा थ्योरी बेस पे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है, प्लीज एक्सप्लेन द सर्विस सिनेरियो ऑफ इंडिया। अपन ने वैसे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट अपलोड कर रखी है, लेकिन ये थोड़े से ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हैं जो मतलब रेगुलर चलते रहते हैं, कभी नहीं तो लार्ज स्मॉल में चलते रहते हैं। ये आते ही हैं क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट में पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो सर्विस सिनेरियो इन इंडिया क्या कह रहा है? सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया रिमेन्स द इंजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूट 53%। अभी कितना 53%? हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 53% हिस्सा किसका है? सर्विस सिनेरियो का। तो 47 किसका होगा? अरे 47 प्रोडक्ट सिनेरियो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होगा। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.43 हो गई है हमारी सर्विस सिनेरियो की। कितनी हो गई है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको CAGR बोला जाता है। यानी पिछले साल 100 थी, इस साल 110 हुआ, तो CAGR कितना हुआ? 10%। तो यही CAGR जो लास्ट ईयर से बढ़ा है और अब बढ़ के कितना हो गया है? 101.47 ट्रिलियन। ठीक है, द सर्विस सेक्टर सिग्निफिकेंस इन इंडिया इकोनॉमिक has continued increase, which is the sector now accounted over 55% in the total size of economy. Approximately 53 to 55% हमारा जो सर्विस सिनेरियो है वो डील करता है। अब सर ये 2% का डिफरेंस क्यों है? ये इतना माइनर डिफरेंस रहेगा क्योंकि कभी इनडायरेक्ट टैक्स कोई जोड़ लेता है, फिलोसोफर कोई नहीं जोड़ता है, इकोनॉमिस्ट। तो 53% इज द मोस्ट एक्यूरेट डेटा। तो आप याद रख सकते हो कि सर्विस सेक्टर 53% है। ठीक है, FDI inflows in the India at 38% for total export. The service sector is the largest sector of global economy in the terms of value added, especially in the important advance in economies. Basically इसकी रिगिड थ्योरी याद करनी है। बेसिकली इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको सर्विस सिनेरियो इन इंडिया के अंदर 5 लाइनें जो इस साल करंट की चल रही हो कि अपना करंट में एक्सपोर्ट कितना रहा सर्विसेज का, इंपोर्ट कितना किया सर्विसेज का। मैंने डेटा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये थोड़ी सी मेहनत आप करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ CAGR में, और आप मेरे को कमेंट करके मुझे भी आप एक बार, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए एक बार इस साल का इंडिया का एक्सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और अपने CAGR जो मैंने लिख दिया 11.43 और 53% का कंट्रीब्यूशन है, अप्रोक्सीमेटली 1.147 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है। तो बताइएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन रह रहा है। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए इसको बहुत आसान है इस क्वेश्चन को याद करना। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेसिक मीनिंग समझ जाओगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। प्रोडक्ट लाइक कार, पेन, और सर्विसेज में आपका एजुकेशन, हेल्थ। ठीक, एजुकेशन, हेल्थ। तो क्या है बेसिकली, मतलब प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, मतलब कि वो दिखाई देता है। लाइक कि मैं आपको कार दे रहा हूं, मैं आपको पेन दे रहा हूं, तो वो आपको विजिबल है कि सर हाँ ये मार्कर आपके पास गया तो एक पर्टिकुलर थिंग गई। आप इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन इज इंटेंजिबल होता है और एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। लाइक कि जैसे कि एक एजुकेशन में टीचर आप स्टूडेंट को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको पसंद नहीं आया तो क्या आप मेरे को मेरा लेक्चर वापस रिटर्न कर सकते हो। वीडियो दे रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट की सर्विस में आया, लेकिन जो सर्विसेज आपको मिल रही है इट इज अ इंटेंजिबल थिंग, ये आप रिटर्न नहीं कर सकते। मीन्स कि एक बार गया, जो गया आपको पसंद आए या ना आए। एजुकेशन में भी यही होता है, हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है, चार्टेड अकाउंटेंट में भी यही होता है, लॉयर के केस में भी ये होता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अब अपन इसकी डिटेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझें। अब अपन इन दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है कि प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल होता है और सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। ये यूजुअली प्रोडक्ट है ना, यूजुअली प्रोडक्ट, यूजुअली लिख देना सामान्यतः। प्रोडक्ट वैल्यू डिजायर्ड बाय द कस्टमर, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कस्टमर केयर इज प्रोडक्ट इज लिमिटेड, कस्टमर केयर ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट मेकिंग अ सर्विसेज। अब प्रोडक्ट कैन बी स्टोर इन द फर्दर यूज, यानी कि प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं, पेन, कार, मोबाइल, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। आज जो मैं आपको लेक्चर, हाँ आपने वीडियो एक मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन जो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, जो आप बात सुन रहे हैं मेरी, वो अपन स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। आपने रिकॉर्ड करके जो मेरा सेशन रखा है वो इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, जो अभी डिलीवरी चल रही है वो एक सर्विस का पार्ट है, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? प्रोडक्ट का पार्ट है। अ सर्विस इज पेरिशेबल, कैन नॉट बी स्टोर। पेरिशेबल यानी कि जल्दी नष्ट होने वाला। ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी ऑन। ठीक है, अ सर्विस कैन नॉट बी ऑन, यानी प्रोडक्ट का कोई ओनर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये पेन दिया तो अब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट बना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने आपको क्या करा, ऑनरशिप ट्रांसफर करी, तो ये ऑनर आप इसके ट्रांसफर। सर्विसेज में ऐसा नहीं है, मेरे पास ज्ञान है, कितना ही भर के ले जाओ ना, मेरे पास से खत्म होने वाला है ना आपके पास से खत्म होने वाला है। आप जितना भरोगे उतना ही मेरे पास बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सर्विसेज है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड इन नेचर। द क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी सर्विसेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? अरे प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करती है। टेलीफोन सर्विसेज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड कर रही है। प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न, अच्छा रिटर्न करा जा सकता है, सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न। ये इजी होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करना और डिफिकल्ट करना। सर्विसेज, एक टीचर कैसा पढ़ा रहा है, दूसरा, चलो टीचर्स की छोड़ो, एक डॉक्टर ने कैसा ट्रीटमेंट करा, दूसरे डॉक्टर ने कैसा ट्रीटमेंट करा। एक ने भले अच्छे से बात नहीं करी हो लेकिन उसकी दवाइयां असर कर गई, दूसरे ने अच्छे से बात करी लेकिन उसकी दवाइयां असर नहीं करी। तो इसे डिफिकल्ट होता है इसको कंपैरिजन करना। इस कंपैरिजन में बात कर रहे हैं अपन प्रोडक्ट और बल्कि सर्विस को कंपेयर किया जा सकता है, तभी तो सर्विस क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस डिपार्टमेंट बने हुए हैं। प्रोडक्ट कैन बी क्वांटिफाइड न्यूमेरिकली, इस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड न्यूमेरिकली, यानी हम इसको क्वांटिटी में डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको क्वांटिटी में डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद हुए होंगे, नहीं याद हुए होंगे तो इसकी पीपीटी जल्दी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं, वहां से ये पॉइंट सारे याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज में अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि होते ही हैं। ये बेसिकली अपने डिटेल अपन ने चेक कर ली। पहला, लैक ऑफ ओनरशिप, देयर इज नो ओनरशिप ट्रांसफर, तो ओनरशिप तो होती ही नहीं है सर्विसेज के अंदर। इंटेंजिबल होती है सर्विसेज, इंटेंजिबल होती है। इन सेपरेट
इंसेपरेबिलिटी होती है, यानी कि आप मेरे से मेरी विद्या को अलग नहीं कर सकते कि ठीक है आनंद सर आए हैं, इनका ऐसा करते हैं कि ब्रेन ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, ब्रेन से अपन एग्जाम दे देंगे, थोड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, खैर इतना तो ज्यादा अपना चलता नहीं है, फिर भी इतना अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इंसेपरेबिलिटी नहीं होती, मीन्स कि आप डॉक्टर से उसकी जितनी भी एजुकेशन है वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर अपन सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज अ टेंजेबल और ओनरशिप इसमें ट्रांसफर होती है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज अभी मैंने आपको लेक्चर दिया, दैट इज द ऑन टाइम रिकॉर्डिंग चलता है, ऑन टाइम, आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे, ऑन टाइम चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, तुरंत ही खत्म होने वाला है, मींस के सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, तुरंत ही वो सर्विसेज वहां पर एंड हुई। हेट्रोजेनिटी और वेरिएबिलिटी, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है डिफरेंट इन नेचर। एक टीचर आया, उसने भी आपको ऑपरेशनल मैनेजमेंट पढ़ाया, मैंने भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट पढ़ाया, वो आईआईटी का प्रोफेसर हुआ, मैं आईआईटी का प्रोफेसर नहीं हूँ, आईआईएम का प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी मीन्स कि हर किसी का नेचर ऑफ डिलीवरी, नेचर ऑफ स्पीकिंग का सिनेरियो अलग होता है, सेम ही टॉपिक को समझाने का परसेप्शन अलग होता है, इसलिए जो सर्विसेज क्वालिटी रहती है, सर्विसेज डिलीवरी रहती है, वो हर किसी की अलग होती है, क्योंकि इंसान एक अलग नेचर का होता है, हर इंसान एक अलग होता है, ठीक है। हमारे हाथों में 5 उंगलियां अलग होती हैं, तो इंसान तो एक हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वेराइटी भी मिलती है हमको, वेरिएबिलिटी भी मिलती है, बहुत सी चीजें। वेरिएबिलिटी यानी कि बार बार फ्लक्चुएशन होने वाला वोलेटाइल नेचर इसको बोला जाता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, सर्विसेज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, याद हो जाने चाहिए। LIIPH, ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए। देखो सबसे सिंपल है, लैक ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप नहीं होती, पेरिशेबल होता है, इनसेपरेबल होता है। इनसेपरेबल होने के बाद इसमें क्या होता है, आप हेट्रोजेनिटी का याद रख सकते हो, वेरिएबिलिटी का याद रख सकते हो, और इसका इंटेंजिबल होता है। बहुत से सिंपल है, दिखाई नहीं देती, सेपरेट नहीं की जा सकती, ओनरशिप नहीं होती, और जल्दी खत्म हो जाती है, और इसके अलावा हेट्रोजेनिटी नेचर है। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मुझे जरूर बता दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, टीम मोटिवेट होती है, मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ ठीक है, जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। यदि कोई क्वेरी रहती है, कहीं कोई इशू रहता है, कहीं कोई आपकी तरफ से सजेशन रहता है, तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं हमारे सर्विसेज को बढ़िया बनाने की। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन, अब यहाँ पे बेसिकली तो अपन वैसे सर्विस डिजाइन पे ही बात करेंगे, लेकिन देखिए 2 चीजें होती है, प्रोडक्ट डिजाइन एक डिफरेंट पॉइंट है और सर्विस डिजाइन एक डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन एक डिफरेंट पॉइंट है और सर्विस डिजाइन एक डिफरेंट पॉइंट है। अब सर्विस डिजाइन क्या होती है, सर्विस डिजाइन होती है कि इट इज अ कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कम्युनिकेशन एंड मटेरियल कंपोनेंट्स टू क्रिएट क्वालिटी सर्विसेज। यानी कि सर्विस डिजाइन का मतलब क्या है, जो एजुकेटर है, आप इसको ऐसा समझिए, एक एजुकेटर है, कुछ भी चीज पढ़ाने वाला एजुकेटर है, वो भाई साहब मिस्टर पिंटू हमारे मिस्टर पिंटू को पढ़ा रहे हैं। अब ये पढ़ा रहे हैं, उसकी वे ऑफ डिलीवरी कैसा है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्लासरूम है, पर्सनल टीचिंग है, या केस स्टडी बेसिस पे है, ब्लैक बोर्ड बेसिस पे है, डिजिटल बोर्ड बेसिस पे है, नोटबुक बेसिस पे है, पर्सनल ट्यूशन क्लासेस है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड। ये कैसे इसको डील करेंगे, कैसे इसको एजुकेशन देंगे, इट इज अ वन सर्विस प्रोग्राम। इस पूरी के पूरे आर्किटेक्चर को, इस पूरी के पूरे सिनेरियो को ही हम सर्विस डिजाइन बोलते हैं। बताओ समझ में आया ना, सर्विस डिजाइन क्या है। सर्विस डिजाइन यहीं पे, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कम्युनिकेशन, मटेरियल कंपोनेंट्स टू क्रिएट क्वालिटी सर्विसेज। सर्विस डिजाइन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। 2 आदमी थे, एक एजुकेटर था, एक मिस्टर पिंटू था। इज कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, वो बोल के बता रहे थे। बेसिकली सर्विसेज मेनली अधिकतर कम्युनिकेट होती है, ठीक है। मेरी सर्विसेज इज नॉट कम्युनिकेट, बाकी इशारों से हो जाता है, रिटर्न में हो जाता है, वो भी एक सर्विसेज होगी, राइटिंग सर्विसेज आप कह सकते हो। लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर कम्युनिकेट। अब ये कम्युनिकेट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि
वर्बल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा एक नैरो माइंड मत करना, थोड़ा सा परसेप्शन बड़ा करना। तो बट कम्युनिकेट होना जरूरी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डिलीवरी होनी जरूरी है। फिर लिख रहा है कंपोनेंट्स टू क्रिएट द क्वालिटी सर्विसेज, यानी कि एम हमेशा बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराने का होता है। जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट जो डिजाइन है, यहां पर अगर हम इसकी बात करें प्रोडक्ट डिजाइन की, किसकी बात करता हूं मैं, प्रोडक्ट डिजाइन की। तो यहां पर प्रोडक्ट डिजाइन, अब मान लो मिस्टर पिंटू साहब जो है वो पेन लेके नहीं आए, तो इनको इनके ही टीचर ने एक पेन प्रोवाइड कराया, भैया लिख लो, पढ़ाई कर लो। तो ये जो पेन इनको प्रोवाइड कराया, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। और जो पेन का आउटले है, जो पेन का आउटले है, यानी कि जैसा आपका पेन डिजाइन हो रहा है, ठीक है, जैसा आपका पेन डिजाइन हो रहा है, उसका जो सिनेरियो है, वो जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज द प्रोडक्ट डिजाइन। जो पेन का फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट डिजाइन। पेन का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ प्रोडक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डिजाइन, जिसके अंदर उसका लोगो हो सकता है, मोनो हो सकता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, सारी चीजें हमको एक पेन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, जबकि सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस डिजाइन। अब सर्विस डिजाइन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि सर्विस डिजाइन अगर प्रिपेयर होती है, बनाई जाती है, यानी कि एजुकेटर को, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को देना है, को डिलीवरी करनी है कंटेंट की, या एक डॉक्टर को एक डिलीवरी करनी है उसको, पेशेंट को कंटेंट की, कोई ट्रीटमेंट करना है, तो कौन कौन सी, पहला हम उसमें कौन से फैक्टर्स, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं, देखो मेरे को बहुत ही इजी यूनिट है ना, इसलिए सब ऐसा लगता है कि यार सभी पढ़ लो, पता नहीं एग्जाम में कौन सा बैठ जाए, कब हम एग्जामिनर का बुद्धि घूमे और वो पुराने क्वेश्चन छोड़ के नया क्वेश्चन पैटर्न ले ले। तो ये जो 5 यूनिट रहेगी, इनमें से बाहर से तो कुछ भी नहीं आएगा, इतनी मैं आपको आश्वासन दे देता हूँ। भले मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठे ना बैठे, आज तक भगवान की दया से 70-80% क्वेश्चन हमेशा बैठ रहे हैं, लेकिन ना भी बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ 5 यूनिट के बाहर से नहीं आता है। आप चेक करके देख लेना, लगभग उसमें से 95% टॉपिक्स अपन ऑन 5 ही वीडियो में अपन कवर अप कर चुके होंगे। पहला तो अपन जो सर्विस डिजाइन का मेन एस्पेक्ट होता है कि कैसे सर्विस डिजाइन होगी, तो पहला होगा उसकी सर्विस, कौन सी सर्विस देनी, टीचर को, स्टूडेंट को पढ़ाना है, हेल्थ पेशेंट को देना है, लॉयर को देना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सर्विस की डिजाइन किया जाता है। सेकंड, कस्टमर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस। अब कस्टमर का पार्टिसिपेशन क्या है, जैसे कि एटीएम की सर्विसेज है, किसकी सर्विसेज है, एटीएम की। एटीएम की क्या सर्विस है, आप अपना कार्ड लेके जाइए, वहां पे पिन नंबर डालिए, जितने पैसे हो अकाउंट में उतने निकाल सकते हो, और उस एटीएम में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो एटीएम की सर्विसेज में कस्टमर का हाई पार्टिसिपेशन रहता है, क्यों, क्योंकि वहां कोई बताने वाला नहीं, वो वॉचमैन मिल गया तो ठीक, ना मिला तो हिंदी दबाना, इंग्लिश दबाना या लोकल लैंग्वेज दबाना, उसमें से बात उसके बाद इंग्लिश में आ गया या हिंदी में आ गया, लोकल लैंग्वेज में, फिर अगर हिंदी में आ गया तो आहरण, अब वो नॉन कॉमर्स का बच्चा आहरण तो समझ नहीं पाएगा, तो वो वापस से कैंसिल करके इंग्लिश में आएगा, फिर वो विड्रॉ के ऑप्शन पे जाएगा। सो दैट इज द हाई पार्टिसिपेशन ऑफ द सर्विसेज। सो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मीन्स कि जो आप कंप्यूटर से सर्विसेज दे रहे हो वो इस तरीके की यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। जबकि एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट पूछता नहीं है ना कि आपको भैया लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है कि हिंदी में पढ़ाना है कि इंग्लिश में, जो टीचर के पास प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है वो उसमें डिलीवरी करता है। तो दैट इज द कस्टमर पार्टिसिपेशन, क्रिएट द डिजाइनिंग, कि सर्विस कैसे डिजाइन करेंगे, सर्विस कैसे डिलीवर करेंगे बेसिकली। लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, कहाँ पे हमको सर्विस करनी है, डेमोग्राफिक एरिया भी इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। हो सकता है कि जो एजुकेशनल एरिया हो, अगर हम रिमोट एरिया में कोई डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है तो वहां पर वो शॉर्टर टाइम दे पाता है, वहां पर वो उनकी लोकल लैंग्वेज यूज करता है, जबकि अगर सिटी में दे रहा है तो वहां थोड़ा सा टाइम स्पेन बढ़ जाता है। लेवल ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट वो सेम ही है, कस्टमर पार्टिसिपेशन और ये सेकंड है कस्टमर कॉन्टैक्ट। जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो कौन सी कॉन्टैक्ट में आ रहा है सर्विसेज, क्यों, जब जैसे कि डॉक्टर है
वो सर्विसेज दे रहा होता है तो वो डायरेक्टली कस्टमर से फीडबैक लेता है कि आपको सर्विसेज पसंद आई है, आपका ट्रीटमेंट ये रहा, पुराना आपका कुछ ट्रीटमेंट हिस्ट्री है क्या, कोई पहले ऐसा हुआ था क्या, क्या और सिम्टम्स है। टीचर तुरंत स्टूडेंट से पूछता समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कस्टमर कॉन्टेक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, सर्विस डिजाइन होगी। देन डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब कौन सी डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मैंने मान के रखा है कि भैया इस लेवल के ऊपर हमको ये सर्विस प्रोवाइड करानी है। मींस क्या, अगर होटल इंडस्ट्री क्या है, एक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एक रूम रहता है, उनके पास बेसिकली क्या रहता है, एक रूम रहता है, रूम में 3-4 कैटेगरी रहती है उनके पास। क्या कैटेगरी रहती है भैया, एसी वाला रूम है, विदाउट एसी वाला रूम है, स्वीट है, ठीक है, और आपका कॉटेज है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी इसमें वैरायटी मिल जाएगी आपको अगर 5 स्टार में अपन जाएंगे। बाकी तो अगर नॉन 5 स्टार में जाते 3 स्टार में तो एसी है, नॉन एसी। तो ये जो रूम है, ये रूम इस काइंड ऑफ सर्विसेज, आप वहाँ आइए, एंटरटेन होइए, जो आपका मीन्स के आप 1 दिन का स्टे करिए, 2 दिन का स्टे करिए, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक टीवी है, लाइक आपका वहाँ पर लाइट है, सिस्टम है, एसी है, इनका यूटिलाइजेशन करिए और 2 डेज के बाद वहाँ से चेकआउट करिए। तो दैट इज वन काइंड ऑफ होटल इंडस्ट्री सर्विसेज। तो यहाँ पर हर किसी का स्टैंडर्डाइज अलग होगा। 3 स्टार होटल होगी तो उसका रूम क्वालिटी अलग होगी, 5 स्टार होगी तो उसकी रूम क्वालिटी अलग होगी, 7 स्टार होगी क्वालिटी अलग अलग होगी। 7 स्टार में तो स्विमिंग पूल भी ले जाओ भाई, खुद के अंदर जकूजी भी लगा हुआ है और खुद का सेपरेट भी है सब कुछ। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है, कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि उसको डिलीवरी, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में डिलीवरी करना इजी है, एजुकेशन में डिलीवरी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का थिंकिंग लेवल और हर स्टूडेंट का साइकोलॉजिकल लेवल अलग अलग होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है। एजुकेशन में टीचर्स को एक ही बात में 10 स्टूडेंट को 10 अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। किसी को घर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, किसी को उसके खुद के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, किसी को मिस्टर पिंटू के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, किसी को प्रैक्टिकल वो दुकान में बैठता है उसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि इट इज अ एजुकेशन, इट इज अ फार मोर वेराइटी to providing a education, far more variety to providing the complexity among the students। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है। अगर मैं सबको एक जैसे समझाने लग जाऊं ना तो कल्याण हो जाएगा बच्चों का, वो बोलेंगे कि सर आप रहने दो, क्योंकि हर बच्चा अलग ढंग से समझने के लिए बना होता है। ठीक है, किसी को जल्दी समझ में आता है, कोई मेरे जैसे होते हैं जिनको बहुत देर से समझ में आता है। अब सर्विस डिजाइनिंग की प्रोसेस है। अभी तक तो अपन ने सर्विस डिजाइनिंग के फैक्टर्स देखे जो अफेक्ट करते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि सर्विस डिजाइनिंग की प्रोसेस क्या है, और कहीं कहीं 5 स्टेज लिखा है, कहीं पे 7 स्टेज लिखा है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने बुक लिख रखा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिगिड मत हुआ करो कभी भी कि सर आपने तो 5 ही पॉइंट बताए। एक बच्चे का मेरे पास इंस्टा पे कॉल आया, उसने मुझे कहा कि सर आपने तो एक प्रोसेस के अंदर 4 ही पॉइंट बताए थे, बुक में 5 दिए हुए, और दूसरी बुक में तो सर 7 पॉइंट दिए हुए, आपने 3 पॉइंट क्यों नहीं बताया, आपने 4 पॉइंट में क्यों सम अप कर दिया। तो बोला कि आपने गलत बताया। उसके परसेप्शन से मैं गलत हूं, क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स और मैंने बताया 4 पॉइंट्स। उसके अकॉर्डिंग बुक में 7 पॉइंट्स है और मैंने बताया 4 पॉइंट। मैंने जो बताया वो किसी डिफरेंट बुक का बताया होगा। तो दोनों ही बुक अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट आइडियोलॉजी से करा है। दैट इज नॉट मैथ्स कि इसके अंदर यही होगा। जब फॉर्मूला होगा, जो क्यूटीएम में बात करेंगे, हम बिजनेस रिसर्च में बात करेंगे, हाँ वहां पे आपका आंसर और मेरा मेथड और आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर मैं सेम मेथड फॉलो कर रहा हूं तो उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें कहीं गलती हो तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन क्यूटीएम जो सब्जेक्ट, ओएम जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑथर्स अलग अलग होते हैं। करंट सिनेरियो जैसे मैंने बोला, ये हमेशा लेटेस्ट अपन को लेना होगा। तो पहला इसके अंदर आता है एक्सप्लोरेशन। क्या आता है? एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरेशन इसके अंदर कहा जाता है, इसको अपन अगर एक सेकेंड घुमा सके, घुमा तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेशन मीन कि आपको डिसाइड करना है कि आपको सर्विसेज किसको देनी है। ठीक है,
आपको सर्विसेज किसको देनी है, कितनी देनी है, कितने घंटे मुझे पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना है, 1.5 घंटा पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है, 11th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, देखो सबका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग होता है। मैं थ्रू आउट 11th क्लास से PhD तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी PhD की भी क्लासेस लेता हूँ, 11th में कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, MBA में OM का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, BBA को भी पढ़ाता हूँ, BCom को भी पढ़ाता हूँ। सबका माइंडसेट अलग होता है, बीटेक के तो खासकर स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो बीटेक वालों का भी माइंडसेट अलग होता है। तो ये दैट इज एक्सप्लोरेशन, कि आपको एक्सप्लोर करना होता है कि आप किन स्टूडेंट, टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, आप उनको कैसे डिसाइड कर सकते हो। देन क्रिएट, आपको क्रिएशन करना है। इसको आप पीपीटी को आप घुमाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। देन क्रिएट यानी कि सर्विस डिजाइन डिसाइड हो गया, ठीक है, मैं ये कंटेंट डिलीवर करूंगा, इतने आवर्स का होगा। देन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टेस्ट। मैंने पहले टेस्ट किया, पहले कुछ वीडियो बनाए, पहले कुछ टेस्ट किया, पहले कुछ क्लासेस ली, डेमो लेक्चर लिया, तो कुछ क्वेरी आई कि सर प्लीज स्पीक इन दिस लैंग्वेज, प्लीज स्पीक इन दैट लैंग्वेज, प्लीज सर आप बोर्ड से थोड़ा सा हट जाया करो, प्लीज आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है, प्लीज सर आप थोड़ा सा लाइट का कलर कॉम्बिनेशन आपको ये रखा करो बोर्ड का। तो दैट इज रिफ्लेक्शन की मीन्स कि आप उसको टेस्टिंग लगाते हैं, देन आप इंप्लीमेंट कर देते हैं। जब ईच एंड एवरीथिंग जब टेस्ट से मॉडिफाइड करके हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, देन क्रिएशन, देन रिफ्लेक्शन, देन इम्प्लीमेंटेशन, ECRI ये अपना सर्विस डिजाइन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट बच रहा है, सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग बच रहा है, और सर्विस कैपेसिटी बच रहा है, और डायमेंशन। अच्छा 4-5 टॉपिक बच रहे हैं, तो इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर 26 मिनट का ही ये वीडियो रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और जल्दी मैं सेकेंड पार्ट में आ रहा हूँ, और ये सारे के सारे पॉइंट्स सर्विस डिजाइन के बाद सर्विस ब्लूप्रिंट से कवर अप कर रहा हूँ। मुझे जरूर बताएंगे मेरी सर्विसेज कैसी रहती है, आपको समझ में आया नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।